वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया ने एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट में बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में हरा दिया है। और इस साल अगर मैं आपको बात करूं तो 21 टी20 मैचेस में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी है, वो भी जिम्बाब्वे के साथ जब उन्होंने एक वीक टीम भेजी थी। 12 मैचेस इन अ रो जीते थे उन्होंने जब उन्होंने अनडिफीटेड वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद से वो 8 गेम्स इन अ रो जीत चुके हैं जिम्बाब्वे से एक मैच हारने के बाद। बचे 4 मैचेस में जिम्बाब्वे को हराया, फिर 3 मैचेस में श्रीलंका को, और अभी बांग्लादेश को हरा के अगेन एक 8 मैच विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट कर दी है। अब बात करें अगर मैच की तो इंडिया ने 100 प्लस रन्स के टारगेट में ये सबसे बड़ी विक्ट्री अचीव की है जब उन्होंने 49 बॉल्स टू स्पेयर के साथ ये टारगेट बड़े आराम से अचीव कर लिया। और अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो ये मैच बॉलर्स ने जिताया और बांग्लादेश की महावाहियात बैटिंग ने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में ये टीम जीती कैसे थी। क्या पाकिस्तान की टीम वाकई इतनी वाहियात है या वहां जाकर टीम्स को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है? क्योंकि यहां पर तो ये टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा है बैटिंग ही नहीं जानती। लिटन कुमार दास और महमूदुल्लाह, इन दोनों की बात करूंगा। ये दोनों सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इस टीम के और दोनों ने बहुत घटिया शॉट्स खेले। लिटन कुमार दास ने पहले ओवर में एक अजीब सा शॉट खेलने की कोशिश की और बॉल यहीं खिला दिया। और महमूदुल्लाह जब बैटिंग करने आए, ऑलरेडी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बांग्लादेश वाज इन ट्रबल जब उनके 40 फॉर 3 थे। और महमूदुल्लाह ने मयंक यादव जो इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं और वो अपना दूसरा ही बॉल फेस कर रहे हैं, महमूदुल्लाह चार्ज करके उनको हवा में मार दिया और आउट हो गए। अब इस तरीके की बैटिंग अगर सीनियर क्रिकेटर्स करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जूनियर क्रिकेटर से? वो क्या करेंगे? ये तो मेहंदी हसन मिराज ने एंड में 35 रन बना दिए जो आप 100 क्रॉस कर गए, वरना आप 70-80 ऑल आउट होते, शायद इंडिया 8 ओवर में मैच जीत जाती। तो बहुत ही वाहियात किस्म की बैटिंग की है सीनियर मेंबर्स ने। इन दोनों की स्पेशली मैंने बात की, अदरवाइज तो पुअर शॉट्स मोर और लेस कई प्लेयर्स ने खेले, लेकिन टी20 में वो हो जाता है। मगर सीनियर क्रिकेटर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अगर आगे बांग्लादेश को कॉम्पिटिटिव रहना है तो। इंडिया ने दो डेब्यूटेंट्स आज खिलाए थे, 21 साल के नीतीश कुमार रेड्डी और 22 साल के मयंक यादव। मयंक यादव ने तो कमाल कर दिया। हालांकि उनकी पेस थोड़ी सी आईपीएल से डाउन थी, मगर वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनकी पहली इंटरनेशनल गेम थी, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। उनकी हाईएस्ट स्पीड वाली डिलीवरी 150 से थोड़ी सी कम रह गई, 149.9 की स्पीड से उन्होंने बॉल फेंकी थी। मगर रेस्ट अश्योर्ड वो 2-3 गेम्स में 150 प्लस डेफिनेटली टच करेंगे, क्योंकि जब भी कोई बॉलर इंजरी से वापस आता है तो वो थोड़ा सा सरकमस्पेक्ट रहता है। और मेरे ख्याल से मयंक यादव इसी वजह से फुल ऑन नहीं कर रहे थे, वरना आईपीएल में हमने देखा उन्होंने 155 भी टच किया है। एंड आई एम श्योर कि वो 2-3 गेम खेलते खेलते जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा उनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। मयंक यादव के साथ खास बात यह है कि ना सिर्फ स्पीड बट उनकी लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे हमने देखा, वो इंडिया के सिर्फ तीसरे बॉलर बन गए आफ्टर अजीत अगरकर एंड अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपना फर्स्ट एवर ओवर इन इंटरनेशनल टी20 गेम्स मेडन फेंका हो। मयंक यादव ने अपना पहला ओवर मेडन फेंका, जबकि हाई पेस पे जनरली लोग वाइड्स एक्स्ट्रास दे ही देते हैं, अदरवाइज एक दो लूज डिलीवरीज दे देते हैं, लेकिन मयंक यादव ने पहला ओवर मेडन फेंका। और दूसरे ओवर की शुरुआत में जैसा मैंने बताया, महमदुल्लाह ने उन्हें चार्ज करके सीधा आप कह सकते हो कि डीप कवर्स में एक आसान सा कैच दे दिया। उनका पहला विकेट हो गए महमदुल्लाह। उस ओवर में भी उन्होंने 3 रन दिया, लास्ट में उनको थोड़े रन पड़े, फिर भी उनके 4 ओवर में सिर्फ 21 रन थे। लेकिन वो रन तब पड़े जब बांग्लादेश के 7 विकेट गिर गए थे और रिशाद ने एंड में उन्हें अटैक करने की कोशिश की और उसमें एक दो हिट्स लग गए, जिसकी वजह से फिर भी एक डेब्यूटेंट के लिए 4 ओवर 1 मेडन 21 रन 1 विकेट, स्पीड अच्छी थी। नॉट 150 प्लस लेकिन 145 प्लस रेगुलरली फेंक रहे थे, 150 के करीब गए वो। एंड आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है टीम इंडिया में। जबरदस्त डेब्यू किया उन्होंने। और दूसरी बॉलिंग में जो सेंसेशनल परफॉर्मेंस आई वो आई कमबैक मैन वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने पहले ओवर में तो काफी रन्स लीक किए और उस वक्त मेरे मन में एक डाउट आ गया था कि इसी तरीके से 2021 में भी वो कमबैक करके आए थे, वो आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर, और उस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने हॉरिबल परफॉर्मेंस दी थी। 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट लिए थे और मुझे लगा कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेन आके नर्वस हो रहे हैं। मगर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपने कहते हैं नर्व्स के ऊपर काबू पाया, बाद में जबरदस्त बॉलिंग की, एक अपनी मिस्ट्री स्पिन से एक बैट्समैन को बोल्ड भी किया, बाकी 2 बैट्समैन हिट करने के चक्कर में आउट हुए और 3 विकेट लेकर वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया
कि उनके जो 2.0 कमबैक है उसमें वो शायद थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देंगे। मैन ऑफ द मैच रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेट लिए और कमबैक में फिर से आके तीसरा विकेट लिया। आपको बता दूं कि अर्शदीप सिंह देखते देखते इंडिया के हाईएस्ट एवर T20 विकेट टेकर बनने वाले हैं। उनके ऑलरेडी 86 विकेट्स हो गए हैं सिर्फ 55 मैचेस में। एंड आई एम श्योर कि आने वाले 8-10 गेम्स में, अभी साउथ अफ्रीका के साथ 4 T20 पड़े हैं, 2 गेम्स बांग्लादेश के साथ पड़े हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द अर्शदीप सिंह 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स देने वाले इंडियन बॉलर बन जाएंगे और हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे। जसप्रीत बुमराह से भी वो आगे निकल जाएंगे आने वाले 2-3 मैचेस में, क्योंकि उनके 89 विकेट्स हैं। और अर्शदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 अर्ली विकेट्स लिए उन्होंने, एंड में आके आखिरी विकेट लिया और 13 रन दिए सिर्फ। तो इट्स अ गुड साइन कि फाइनली अर्शदीप सिंह अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं। हालांकि मैं उनके टेस्ट में सिलेक्शन के खिलाफ था, जो कि इवेंचुअली हुई भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह की जो स्ट्रेंथ है वो व्हाइट बॉल ही है। क्योंकि जैसा हमने देखा कि इस मैच में भी वो 2 बॉल से 135 134 की फेंकते थे, फिर एक 110 की फेंकते थे। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी वेरिएशंस हैं, जो मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल में ज्यादा इफेक्टिव हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि ओडीआई से भी बेटर वो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट तरीके के ही बॉलर हैं। वो मेरे ख्याल से उसी फॉर्मेट को ज्यादा सूटेड है। ओडीआईज में भी श्रीलंका के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो इवेंचुअली ओवरऑल एक सॉलिड बॉलिंग परफॉर्मेंस, कहीं पे भी कोई वीक लिंक नहीं था। आपको एक खास बात बताऊं, नीतीश रेड्डी ने भी 2 ओवर फेंके, हालांकि उनको थोड़े रन पड़ गए, मगर उनकी स्पीड ठीक थी, वो 130 प्लस फेंक रहे थे। मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या के बाद जो 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स आए थे, विजय शंकर और शिवम दुबे से। तो उन दोनों से तो बॉलिंग में स्पीड वाइज ये मच बेटर दिखे, और अभी सिर्फ 21 साल के हैं, तो अब इनको थोड़ा सा टाइम दो, एक्सपीरियंस के साथ ये और बेहतर बॉलर हो जाएंगे। और इंडिया ने 6 बॉलर यूज किए। वाशिंगटन सुंदर काफी लेट बॉलिंग करने आए, नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या 3 ऑलराउंडर, साथ में अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव। आप ये सोचो कि इस टीम में अभिषेक शर्मा और रियान पराग भी थे, जो दोनों बॉलिंग करते हैं। रियान पराग ने श्रीलंका सीरीज में हर मैच में बॉलिंग की थी और जिम्बाब्वे में भी थोड़ी बॉलिंग की थी। अभिषेक शर्मा भी 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। तो आप सोचो कि ये टीम कितनी बैलेंस्ड है, जिसमें 6 बॉलर्स ने बॉलिंग किया और 2 प्लेयर्स ऐसे और थे जो आराम से बॉलिंग कर सकते थे। रियान पराग भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उन्होंने जितनी भी मैचेस में बॉलिंग की है फिलहाल उनकी बॉलिंग सही रही है, और अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कितने वेरिएशन है, और यही T20 की एक सही स्क्वाड होती है, जिसमें कि आपके पास ऑल्टरनेट्स हो, जहां पे आप जरूरत पड़ने पर वाशिंगटन सुंदर को भी नंबर 4 पे भेज सकते हो, जब अगर स्विंग हो रही हो, विकेट्स गिर रहे हो। अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो, डीप बैटिंग एंड मेनी बॉलिंग ऑप्शंस। एनीवेज 127 ऑल आउट, ऑल थैंक्स टू मेहंदी हसन मिराज, जिन्होंने 35 की इनिंग्स खेली। अदरवाइज पुअर 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 बैटिंग परफॉर्मेंस बाय बांग्लादेश। एक टाइम पे तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, 55 फॉर 5 थे, 70 फॉर 6 थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 100 भी क्रॉस करेंगे कि नहीं। बट ये टारगेट इंडिया ने एक मजाक बना दिया। सिर्फ आप कह सकते हो 12 ओवर से भी पहले ये टोटल चेस कर लिया, और शुरुआत में अभिषेक शर्मा अगेन सेकेंड ओवर में ही एक जबरदस्त छक्का, और बाद में भी वो इंटेंट दिख रहा था। हालांकि 1-2 बाउंड्रीज उनके बहुत ये नहीं आए, मैं कहूंगा कि प्रॉपर नहीं आए, इनसाइड एजेस थे, लेकिन एक इंटेंट थी शुरू से अटैकिंग क्रिकेट खेलने की। एक जबरदस्त 6 मारा। अनफॉर्चुनेट थे कि रनआउट हो गए, लेकिन रनआउट होने से पहले उन्होंने क्या इनिंग्स खेली, 7 बॉल पे 16 रन जब वो रनआउट हो गए। तो ये ऐसे प्लेयर्स की खासियत ये है कि इन्हें जरूरी नहीं है कि हर बार इन्हें 30 बॉल खेलनी हो। ऐसे प्लेयर्स अगर 12-15 बॉल खेल के भी अगर आउट हो जाएं, तो भी इतने में ये 25-30 रन बना के आपको एक इनिशियल मोमेंटम दे देते हैं कि आप 2-3 ओवर स्लो भी खेलो तो आपका रन रेट अच्छा होगा। यही डिफरेंस है केएल राहुल, शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स में। वैसे प्लेयर्स अगर अपने पहले 10 या 12 बॉल खेले तो उसमें ये मुश्किल से एट बेस्ट रन बॉल हो सकते हैं, या 12 बॉलों पे 13-14 रन होंगे। लेकिन ऐसे प्लेयर्स अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे 12 बॉल पे भी आउट हो जाएं तो ये 20-25 रन कर चुके होते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स की T20 में आजकल ज्यादा डिमांड है रादर देन द ट्रेडिशनल प्लेयर्स। एनीवेज उनके डिसमिस होने के बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव आए, और सूर्य कुमार यादव ने अगेन अपनी 360 वाली स्टाइल में बैटिंग शुरू की। 3 जबरदस्त छक्के मारे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, लेकिन अगेन 14 बॉलों पे 29 रन। संजू सैमसन थोड़ी देर टिक के खेले, लेकिन जब वो
थोड़ी देर टिक गए थे तो मेरे ख्याल से उन्हें गेम फिनिश करके आना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक इन बिटवीन इनिंग्स रही, ना तो वो बहुत ही ज्यादा तेज खेल रहे थे, ना ही वो गेम फिनिश करके आए, मगर स्टिल अ डिसेंट आउटिंग। 19 बॉलों पे 29 रन बनाए उन्होंने, और एंड में हार्दिक पांड्या ने आके जबरदस्त बैटिंग की। जितनी देर भी वो क्रीज पे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका भी एक नया वर्जन दिख रहा था। इतनी तेज क्रिकेट, 16 बॉलों पे 39 और एक आउटस्टैंडिंग शॉट, नो लुक सिक्स, और एटीट्यूड, स्वैग जबरदस्त। नीतीश रेड्डी ने भी एक छक्का मारा और 16 रन बनाए। इट्स गुड कि उनको एक छोटी सी आउटिंग मिल गई, प्रेशर फ्री सिचुएशन में बैटिंग कर ली अपने डेब्यू में। नीतीश रेड्डी ने कोई, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही सेंसेशनल डेब्यू नहीं रहा, बट अ गुड डेब्यू, अ गुड आउटिंग। और आने वाले टाइम में आप नीतीश रेड्डी को भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस करते देखोगे। तो ओवरऑल अ वेरी इजी वन साइडेड विन। होप कि सेकंड गेम में बांग्लादेश अपनी बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट लाए और सीनियर क्रिकेटर्स थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।